Good morning, students. I hope you are enjoying in this lockdown with your study, with your ambitions. आप लोग लॉकडाउन में पूरी तल्लीनता से पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे, चैप्टर्स को अलग अलग क्लासें ऑनलाइन ले रहे होंगे. अच्छा है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर रहे थे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पर, विच इज़ द 9th चैप्टर ऑफ आवर बुक. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इजी चैप्टर है. हम इस क्लास के अंदर इस चैप्टर को एंड कर देंगे, पॉसिबल रहा तो. हमने क्या क्या डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में? हम वी हैव डिस्कस्ड द रेस्ट ऑफ 3 इन्वेंशंस, द स्टीम पावर एंड द रेलवेज एंड द कैनाल्स वी हैव डिस्कस्ड. अगला हमारा टॉपिक क्या है? रेलवेज़ के अंदर रेलवे मानिया, कैनल मानिया, लिटिल मानिया, बिगर मानिया. रेलवेज़ के अंदर इन्वेंशंस, द स्टीम पावर के अंदर जेम्स वॉट ने अपना इंजन डेवलप किया था, स्टीम इंजन. उसके पहले इन स्टीम इंजन्स यूज्ड ओनली इन द कोल माइंस, बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ जेम्स वॉट दे वर यूजिंग इन फैक्ट्रीज ऑल्सो. उसके बाद उसने एक फाउंड्री ओपन किया था नियर द बर्मिंगम, वहाँ से उन्होंने अपना किया. उसके बाद कैनल्स के अंदर, कैनल्स वर बिल्ट बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स टू इंक्रीज़ द प्राइस वैल्यू ऑफ देयर लैंड्स. वहाँ पर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए और अपनी लैंड के प्राइस बढ़ाने के लिए उसके चारों तरफ उन्होंने कैनाल्स बना दी. कैनाल्स का फ़ायदा क्या? चीपेस्ट एंड द फास्टेस्ट रूट देन रोड्स. रोड से चीप और अच्छा फास्ट रूट मिलता है, लेकिन कैनल्स में भी प्रॉब्लम होती है. कभी जम जाती है, कभी सूखा पड़ गया तो सूख गई है, कभी सकरी हो जाती, पतली कंजेस्टेड एरिया के अंदर उनका ट्रेवलिंग अच्छा नहीं हो पाता है, और कभी कभी उनमें बाढ़ आ जाती है. लेकिन रोड से अच्छा है. कैनल, खूब सारी कैनल्स का निर्माण हुआ. फर्स्ट कैनल वॉर्सली कैनल थी जो जेम्स फ्रिंडले ने बनाई थी. हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है. ये देखिए द कैनल्स. द फर्स्ट कैनल बाय वॉर्सले कैनल 1761 जेम्स ब्रिंडले ने बनाई थी. वॉर्सले के अंदर कोल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक बर्मिंगम और लंदन को जोड़ने वाली एक चैनल है जिसका नाम है ब्रिस्टल चैनल. कैनल मानिया 70-60 से 70-90 तक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चला, जिसके अंदर 25 कैनल्स के प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिए थे, बन गए थे. इसको बोला है कैनल मानिया. रेलवे के अंदर रेलवे के खूब सारे इन्वेंशंस हुए. रेलवे चीप और फास्टर देन कैनल्स एंड रोड्स बोथ, उससे फास्टेस्ट रूट ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवेलेबल कराता है. 2 इन्वेंशन का मिक्सचर है ये. किसका? आयरन का और स्टीम पावर का. और इंडस्ट्रियलाइजेशन को इसने सेकंड स्टेज पे भेज दिया. क्यों भेज दिया इसको देख लीजिए. क्योंकि पहले अगर किसी को ट्रेडिंग करना है, इस जगह पहुंचना है, अगर ट्रेडिंग यहाँ, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है और मार्केट यहाँ है, तो यहाँ जाने के लिए इनको ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ेगा. ट्रांसपोर्टेशन किससे होगा? ट्रांसपोर्टेशन या तो कैनल से होगा या किससे होगा? रोड से होगा. दोनों में कोई ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है. ज़्यादा टैक्स लेते हैं, कभी कैनल्स में सूख गई तो प्रॉब्लम हो गई, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो था. लेकिन जैसे रेलवे ओपन हुआ, रेलवे का इन्वेंशन हुआ, तो ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया. तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हुआ तो रेलवे का जैसे इन्वेंशन होता है तो वो क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन का स्पीड को क्या कर देता है? फास्ट कर दिया. तो जैसे ही फास्ट हुआ तो डिमांड अलग अलग जगह सब सप्लाई होने लगी. सब जगह रेलवे ट्रैक्स बनना इजी हो गया. तो रेलवे ट्रैक्स बनने लगे तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन फास्टर हो गया. मार्केट्स अवेलेबल हो गए. जैसे कि देख लीजिए कि पहले यहाँ से यहाँ तक ही किसी चीज़ का ट्रेड होता था, यानी ए से बी के लिए, क्योंकि सी इस जगह है और यहाँ पर जाने का उनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था. लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? रेलवे ट्रैक डेवलप कर लिया, तो सी पर भी इनके पास सप्लाई जाने लगी. ऐसे उन्होंने डी पर भी कर दिया, तो उनका मार्केट एरिया बढ़ गया. तो मार्केट एरिया बढ़ गया तो इंडस्ट्रीज़ की में डिमांड आने लगी. डिमांड आने लगी तो क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया. तो इसने क्या किया? रेलवेज़ ने क्या किया था? पुट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एट द सेकेंड स्टेज पे उसने क्या कर दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन को भेज दिया. रेलवे के अंदर खूब सारे इन्वेंशंस हुए हैं, जिसके अंदर रिचर्ड थ्रेटविक का पफिंग डेविल. पहला कौन सा था? स्टीफनसन्स का रॉकेट. पहला स्टीम इंजन था, रेलवे इंजन, लोकोमोटिव था. पफिंग डेविल था, ब्लचर था. ये सारे इन्वेंशंस हुए. पहली रेलवे लाइन कहाँ चली है?
द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज बिल्ट इन 1825, इंडिया के अंदर 1853 में आई थी, और वहाँ पर लंदन के अंदर 1825 बिटवीन द सिटीज़ ऑफ स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में 24 माइल्स का जो डिस्टेंस था उन्होंने कंप्लीट किया विद इन 2 आवर्स के अंदर। 2 आवर्स में चले थे। स्पीड रहा था इनका शायद अप्रॉक्स 9 माइल्स पर आवर का ऐसा स्पीड था। ठीक है, इन्होंने डिस्टेंस किया 1825 में। फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन ऑफ 24 माइल्स कंप्लीटेड इन 2 आवर्स। लिटिल रेलवे मानिए क्या हुआ था कि 1833 से 37 के बीच में 1400 माइल्स का रेलवे ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया था बनकर। कहाँ पर? इन द यूरोप और स्पेशली इन द इंग्लैंड। तो इसको बोला है इतना बड़ा, इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा रेलवे का ट्रैक बनना, इसको क्या बोला है? द लिटिल रेलवे मानिया। सिमिलरली क्या हुआ नेक्स्ट सेंचुरी के, नेक्स्ट जो अगले 10 सालों के अंदर, यानी 1844 टू 1847, इसके अंदर नॉट द 1400, इट्स द 9400। कहाँ पर 1400 और कहाँ 94, यानी अप्रोक्स लगभग 7 टाइम्स ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स का क्या हुआ? डेवलप हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। इसलिए इसको क्या बोला? बिगर मानिया। छोटे हुए तो इसको बोला लिटिल मानिया। ये डेट्स याद रखनी है। लिटिल मानिया 1837, 33 से 37, और बिगर मानिया 1844 से 47 के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। हाउ द इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द लाइव्स ऑफ द पीपल, ये हमने पढ़ना है। क्या हुआ था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लोगों की ज़िंदगी भी चेंज कर दी थी। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ का तो कल्चर चेंज ही किया था कि नई नई मशीन्स आ गई, डिमांड आने लगी, सप्लाई होने लगा, प्रोडक्शन बढ़ गया, चीपर हो गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, सब कुछ हुआ। लेकिन उन्होंने लाइफ को भी चेंज किया। कैसे लाइफ चेंज किया? द रिच पीपल इन्वेस्टेड देयर मनी इन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मल्टीप्लाई देयर मनी। उन्होंने क्या किया? अपनी मनी, जिनके पास पैसा था, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कि इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगा दिया, प्रॉफिट होने लगा तो उनका पैसा भी डबल होने लगा। लेकिन पुअर पीपल जो थे, उनके पास पैसा नहीं था। अब उनके पास क्या हुआ? एक एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। जब मैंने बताया था कि 5 लोगों की ज़मीन एक आदमी ने खरीद ली, तो 4 लोग क्या हो गए? बेघर हो गए। ये तो इसकी ज़मीन तो इसने खरीद ली, तो एक आदमी से तो एक आदमी क्लियर हो गया, बट ये जो 4 थे अनएम्प्लॉयड हो गए। इनको माइग्रेट होकर कहाँ जाना पड़ा? टाउन में आ गए, सिटीज़ में आ गए। अब सिटीज़ में आ गए तो उन लोगों को क्या मिला? सिटीज़ के अंदर जगह ऐसा नहीं कि इतना नहीं कि इनके पास पैसा हो, तो काम करने वाले लेबर्स थे। तो लेबर्स थे, तो इनके पास क्या हुआ? इनको रहने के लिए कहाँ रहना पड़ा? फोर्स किया गया इनको ओवर क्राउडेड एरिया के अंदर, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाली जगहों में रहना पड़ा, विथ वर्स कंडीशन ऑफ फूड एंड क्लीन वाटर। और वहाँ पर जो फूड और क्लीन वाटर जो था, उसका कंडीशन बिल्कुल ख़राब था। पानी बहुत गंदा आता था और खाना अच्छा नहीं मिलता था। द ओनर्स लेफ्ट द सेंटर। अब क्या हुआ है? जब ऐसी भीड़ बढ़ने लगी, पहले तो ओनर्स भी उनके साथ ही रहते थे, जिन्होंने पैसा लगाया और अपने आप को इंक्रीज़ कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया अपनी कैपिटल को। बट लेकिन जब उनको लगा कि अब पहले जो प्लेस हो रहा है, जो एरिया हो रहा है, वो ओवर क्राउडेड हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को शिफ्ट कर लिया। अब वो शिफ्ट होकर कहाँ जाएंगे? उन्होंने, ये जैसे कि सेंटर है, ये इंडस्ट्रीज़ के सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बनी हुई, तो उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रीज से अपने आप को बाहर कर लिया और आउटर साइड के अंदर उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। दे शिफ्टेड टू द आउटर साइड ऑफ द सिटी। सिटी के आउटर साइड में शिफ्ट हो गए, मूव हो गए। लेकिन बीच में कौन लोग रह गए? जो वर्कर्स, जो लेबर्स थे, उनको अंदर शिफ्ट ओवर फोर्स करने लगे कि आप लोग बाहर मत रहो, आपको अंदर ही रहना। उनको फोर्सफुली अंदर ही रहने के लिए फोर्स किया गया, विद द वर्स्ट कंडीशन ऑफ फूड एंड वाटर। पानी भी अच्छा नहीं था, खाना भी अच्छा नहीं था। इसके क्या रिजल्ट्स आए वो हम आगे देखते हैं। अब वर्कर्स की लाइफ के अंदर कैसे चेंज हुआ? द इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो वर्कर्स जो थे, लेबर्स, जो वर्किंग क्लास जो पीपल थे, किसमें? इंडस्ट्रीज़ में वर्क करने वाले। द इंडस्ट्रियलाइजेशन हाउ द चेंज द कंडीशंस एंड द लाइफ स्टाइल ऑफ द वर्कर्स। उसने वर्कर्स के लाइफ स्टाइल को भी चेंज किया इंडस्ट्रियलाइजेशन ने। कैसे किया है ये हमको देखना। द वर्कर्स वर माइग्रेंट्स ऑफ द विलेजेस। हमने पढ़ा है कि जो 4 एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, यानी एग्जाम्पल दिया कि 5 में से 4 अनएम्प्लॉयड हो गए, तो 4 लोग कहाँ गए? वो दे माइग्रेटेड टू द सिटीज़। वो माइग्रेट होकर कहाँ गए? सिटी में आ गए। अब सिटी में माइग्रेट होकर आ गए तो सिटी में आ गए तो उनको ओवर क्राउडेड एरिया के अंदर रहना पड़ा, फॉर विथ वर्स कंडीशन ऑफ फूड एंड लाइफ। तो फूड और खाना और पानी अच्छा नहीं मिलने से उनका लाइफ स्पान कम होने लगा। अब लाइफ स्पान क्या होता है?
व्हाट वी नो अबाउट द लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं लाइफ स्पान। लाइफ स्पान का मीनिंग होता है कि आपकी एज कितनी आप उसको जी रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों की एज होती है 50, कुछ लोगों की 60, कुछ की 70, कुछ की 100, कुछ की आउट मोर देन 100, कुछ की मोर लेस देन 50, लेस देन 40। ऐसे लाइफ है, यानी किसी की 20 साल उम्र है, किसी की 30 है, किसी की 50 है, किसी की 60 है, किसी की 100। तो ऐसा होगा कि लाइफ स्पान होता है कि किसी की एज होगी जीने की, वो उसका लाइफ स्पान होता है, यानी कितने टाइम तक वो जी रहा है। तो लाइफ स्पान क्या होने लगा, उन लोगों का डिक्रीज़ होने लगा, वो लोग कम जी रहे हैं। गाँवों के अंदर उनका सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब वो सिटीज़ के अंदर आ गए तो पानी और खाने की उनका सप्लाई अच्छा नहीं मिला, फूड और द एयर सप्लाईज वर नॉट गुड एज दे वांट, सो द लाइफ स्पान ऑफ द वर्कर्स हैड बीन गोइंग डाउन। उनका लाइफ स्पान जो था वो डिक्रीज़ होने लगा। अब एक लाइफ स्पान कैसे डिनोट करते हैं, एवरेज लाइफ स्पान निकालते हैं। क्या टर्म आती है, एवरेज लाइफ स्पान, यानी खूब सारे 100-200 लोगों का मिला कि उन्होंने निकाला कि एक एवरेज लाइफ स्पान कितना होगा। तो केवल और केवल लोग वाज लोअर देन एनी सोशल वर्किंग कम्युनिटीज़ एट द टाइम, यानी कि दूसरी जो सारी सोशल वर्किंग कमिटीज़ थी, जैसे कोई दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, दे आर वर्किंग इन द फार्म्स, दे आर वर्किंग एज द शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, ये सारे जो कम्युनिटीज़ थी वर्किंग सोशल, इनका लाइफ स्पान देखा जाए और कंपेरिजनली किसका देखा जाए, द वर्कर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज़, तो दोनों के लाइफ स्पान में बहुत बड़ा चेंजेस है। जब वर्कर्स जो थे, लेबर्स जो थे इंडस्ट्रीज़ के, उनका लाइफ स्पान दूसरे सब लोगों से क्या था, बिल्कुल कम था। ठीक है, अब इसके अलग अलग बताइए कि 15 ईयर्स इन द बर्मिंगम, 17 इन मैनचेस्टर एंड 21 इन डर्बी। अगर इन सब का एवरेज निकाला गया तो कहाँ पर लोग केवल 15 साल जी रहे थे, ओनली 15 ईयर्स। कहाँ पर, बर्मिंगम में। मैनचेस्टर के अंदर 17 ईयर्स जी रहे थे, और 21 इन डर्बी, केवल डर्बी में कितने जी रहे थे, ओनली 21 ईयर्स लिविंग इन द डर्बी। ये उनका लाइफ स्पान था कि वो 21 साल ही जिएंगे, 17 साल ही जिएंगे, 15 साल ही जिएंगे, उनका लाइफ स्पान था। क्यों था, क्योंकि द वर्स्ट कंडीशन ऑफ फूड एंड लाइफ, बिकॉज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ फूड एंड लाइफ द लाइफ स्पान हैज़ बिन डिक्रीजिंग। उनका लाइफ स्पान धीरे धीरे बिल्कुल गिर रहा था, धीरे धीरे लोगों की उम्र कम होती जा रही थी। तो ये लाइफ स्पान है। तो सबसे बड़ा क्या उन्होंने इम्पेक्ट किया उनकी लाइफस्टाइल, द वर्कर्स की लाइफस्टाइल पे, क्योंकि उनकी जीने की उम्र ही घटा दी है। तो इंडस्ट्रीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा, उन्होंने उसके लाइव्स को कैसे चेंज किया कि उन्होंने उनकी लाइव्स को ही चेंज कर दिया, कि उनकी उम्र ही कम कर दी। द लाइफ स्पान हैज़ बिन डिक्रीजिंग, लाइफ स्पान उनका डिक्रीज़ होकर कहाँ वो 50-60 साल जी रहे थे, और वेयर दे आर लिविंग at 16 to the till the 17s, or now they are living at 15, 17, 21, 25 और maximumly 30। तो ये लाइफ स्पान पूरा का पूरा चेंज हो गया। द वर्कर्स डाइड एट द हाई रेट इन न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो वर्कर्स थे लाइफ स्पान कम हो गया तो बहुत ज़्यादा वर्कर्स मरने लगे। रीज़न एक ही मालूम है, वर्स्ट कंडीशन ऑफ फूड एंड लाइफ एंड एयर, पानी, खाना, हवा की कमी थी, और ओवर क्राउडेड एरिया के अंदर उनको, यानी भीड़ भाड़ वाली जगह ज़्यादा होते, एक कमरे के अंदर 50 लोग रह रहे हैं, ऐसे वाले एरिया में उनको रहना पड़ता था, क्योंकि माइग्रेंट्स खूब आ गए थे। चिल्ड्रंस वर डाइंग बिफोर द 5, और जो बच्चे थे वो भी कितने साल से कम के पहले ही मरने लगे, 5 साल से पहले मरने लगे। चिल्ड्रंस वर डाइंग बिफोर 5, 5 साल से पहले मरने लगे। द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू माइग्रेशन, नॉट बाय द चिल्ड्रन हु वर बोर्न देयर। अब जो अगर क्वेश्चन आता है कि यार, कि पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, मैंने शायद डिस्कस नहीं किया है, कि 2 सिटीज़ के अंदर पहले ऐसे 2 सिटीज़ थी जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा लोग रहते थे, और वो 10 साल के बाद ऐसी 25 सिटीज़ हो गई जहाँ पर 15,000 लोग रह रहे हैं। तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ा है, लेकिन पॉपुलेशन क्या बढ़ा है वहाँ पर, हमको इधर तो मालूम पड़ रहा है कि 5 साल, द चिल्ड्रंस वर डाइंग एट बिफोर 5, 5 साल से पहले मरने लगे, उनका लाइफ स्पान कम हो गया, बहुत ज़्यादा रेट्स के अंदर क्या हो रहे हैं, वर्कर्स मर रहे हैं। सो सिमिलरली
अब इसका रीजंस क्या है कि हमको तो मालूम पड़ रहा है कि द वर्कर्स आर डाइंग बिफोर द 5 एट हाई रेट्स, लेकिन अगर हमको मालूम पड़ा कि इधर तो क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है। 2 सिटीज़ थी जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वहीं 10 साल बाद 25 सिटीज़ ऐसी होगी जहाँ पर 15 से ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसका मतलब क्या है, लाइफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या था, द पॉपुलेशन वाज इंक्रीजिंग ड्यू टू द माइग्रेशन। लोग माइग्रेट होकर ज़्यादा आ रहे थे, यानी जो विलेजेस के लोग थे वो माइग्रेट होकर कहाँ आ रहे थे, टाउन्स में आ रहे थे। माइग्रेशन के कारण क्या हो रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था। माइग्रेशन पॉपुलेशन से बढ़ने का रीज़न था। वहाँ पर जन्म लेने वाले द बॉर्न बच्चे हो रहे थे, जन्म ले रहे थे, उनके कारण पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा था। द पीपल्स वर डाइड इन लार्ज नंबर ड्यू टू एपिडेमिक्स, और लोग बड़ी संख्या में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में मर रहे थे। क्यों मर रहे थे, एपिडेमिक्स, कोलेरा, टाइफाइड और द पोल्यूशन ऑफ द एयर, वाटर और द ट्यूबरकुलोसिस। ये खूब सारे रीजन है कि वहाँ पे एपिडेमिक्स फैले। कौन कौन से, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, हवाएं अच्छी नहीं थी, पोल्यूशन इन द पीपल्स वर डाइड इन द लार्ज नंबर ड्यू टू एपिडेमिक्स। वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गए थे, लाइक कोलेरा। कोलेरा यानी हिंदी में बोले तो हैजा, कोलेरा पानी से होता है। टाइफाइड होता है, एयर के अंदर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ये खूब सारे एपिडेमिक्स थे जो वहाँ पर फैल रहे थे। इनसे क्या होता, इन द लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल वर डाइंग। पीपल्स जो थे बहुत बड़े नंबर्स में मर रहे थे। और ओवर क्राउडेड एरिया के अंदर रहने से क्या होता है, ना पानी अच्छा, ना हवा अच्छी, ना खाना अच्छा, ना कुछ अच्छा। तो इस सारे रीजंस के कारण क्या हो रहा था, वहाँ पर डेथ रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका था। एक ऐसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि द 31,000 पीपल्स डाइड इन 1830। केवल ओनली इन 1 ईयर द 31,000 पीपल्स वर डाइंग बाई कोलेरा। एक अकेले कोलेरा आया था 1832 के अंदर, तो कितने लोग मर गए, 31,000 वर्कर्स हैव बीन डाइड। अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर भी चल रहा है अपना एक बड़ा कोलेरा जिसका नाम है कोरोना, द ब्रदर ऑफ द कोलेरा, और इससे भी वर्ल्ड वाइडली बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई है। इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहो और सेफ रहो। इसके आगे चलते हैं, वर्कर्स की लाइफ को कैसे चेंज किया, वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अबाउट द हाउ इट चेंज द लाइफ ऑफ द वुमन। उन्होंने वुमन और चिल्ड्रन की लाइफ को भी कुछ चेंज किया होगा। हाउ दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द लाइफ ऑफ द वुमन एंड द चिल्ड्रन। अब इसने कैसे चेंज किया, इसको देखना है हमको। The children were appointed in the industries with women. Before came to the industry, the children were used to work in the farms or at homes in the watch of their parents or relatives. अब क्या होने लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, when it was increasing rapidly. So the owners of the industries, they were appointing women and children at high rates. वो लोग क्या कर रहे थे, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा अपॉइंट कर रहे थे। किसको, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को अपॉइंट कर रहे थे। पहले क्या करते थे, चिल्ड्रंस कहाँ काम करते थे, अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ छुट्टियों में, एट वेरियस सीजन्स, अलग अलग सीजन्स के अंदर क्या करते थे, फार्म्स यानी खेतों में काम कर रहे हैं, फील्ड्स के अंदर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते थे उनके घर वालों के नज़रिए में। वेयर द वुमेन्स वर्किंग इन द फार्म्स ऑल्सो, जो औरतें थी वो भी क्या करती थी, अपने हस्बैंड्स या अपने फैमिली के साथ फील्ड्स के अंदर कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर में काम करती थी, या क्या करती थी, देवर रियर्ड लाइव स्टॉक, घर का खाना पीना चलाती थी, गैदरिंग फायरवुड्स, लकड़ियाँ इकट्ठा करके लेके आती थी, स्पिनिंग एंड वीविंग एट द होम, और क्या करती थी, जो कॉटन होता था, यार्न होता था, उनको घर पे स्पिनिंग करती थी, वीविंग करती थी। ये सब द वुमन का वर्क था पहले। और बच्चे अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ फार्म्स और फील्ड्स में वर्क करते थे। दिस वर द अदर, एक अलग साइड हो गया किसका, लाइफ स्टाइल का, उनका ये लाइफ स्टाइल अलग था। बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हेन दे वर अपॉइंटिंग एट लार्ज नंबर्स इन द इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनको बहुत लार्ज नंबर में अपॉइंटिंग होने लगा, तब उनका लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हुआ। द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफन अपॉइंटेड वुमेन एंड चिल्ड्रन एज द वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। अब क्या होने लगा कि मैंने जैसे बताया कि जो ऑनर्स थे किसके, इंडस्ट्रीज़ के, वो क्या करते थे, वुमेन और चिल्ड्रंस को ही अपॉइंट करते थे। अब अपॉइंट क्यों करते थे, इसका रीज़न आपको मालूम होगा, क्योंकि वुमेन्स का जो अपॉइंटिंग का जो रीज़न था वो क्या था, द पुअर वर्क कंडीशन।
एंड लोअर वेजेस देन मेन। यानी अगर उनको आप कैसे भी कंडीशन में रखो, वर्किंग कंडीशन उनका अच्छा नहीं है, फिर भी वो एजिटेट नहीं होंगे कि कभी आपके रेबेल नहीं करेंगे कि हमको ऐसा क्यों मिल रहा है। जिस कंडीशन में आप उनको वर्किंग कराओगे वो उस कंडीशन में काम करेंगे। पहला तो रीज़न क्या हो गया, दे वर नॉट एजिटेड अबाउट देयर पुअर वर्किंग कंडीशन। अपने वर्किंग कंडीशन के लिए उनका लेस एजिटेशन था कि हमको ऐसा चाहिए, हमको वैसा चाहिए, वी नीड दिस, वी नीड दैट, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका जिस कंडीशन में, द पुअर और द रिचर, कैसा भी कंडीशन उनको सप्लाई किया जाएगा, दे वर ऑलवेज ईगर टू वर्क इन दिस कंडीशन। बट मैन जो होते थे वो क्या करते थे, डिमांड करते थे कि हमको ऐसी जगह नहीं मिल रही, हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको ये कंडीशन अच्छा नहीं है, हमको ज़्यादा थोड़ा हवा चाहिए, हमको फ्रेश एयर चाहिए, हमको फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए, हमको थोड़ा रेस्ट चाहिए, हमको हॉलीडेज़ चाहिए। वो सब डिमांडिंग होती थी मैन की। बट वुमन और जो चिल्ड्रन होते थे वो कभी भी एजिटेट नहीं करते थे। किसके लिए? अपने वर्किंग कंडीशन के लिए। साथ ही साथ क्या होता था, वुमन और चिल्ड्रंस का जो वेजेस होता था, वेजेस यानी उनको जो तनख्वाह चाहिए होती, तनख्वाह मिलती थी, वो मेन से कम मिलती है। एक फिक्स रूलिंग आया, उसके पहले इंडिया में भी ये कंडीशन था कि बच्चे और जो विमेन हैं उनका जो सैलरी होगा मंथली, वो किससे कम होगा, जो मैन होगा उनकी सैलरी से कम होता था। अब सैलरी कम है और अपनी वर्किंग क्लास पे भी एजुटेशन नहीं होता था, इसलिए वो क्या करते थे, वुमेन और चिल्ड्रन को अपॉइंट करते थे एज द वर्कर्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। बोथ ऑफ देम वर अपॉइंटेड इन मेजरली इन कॉटन फैक्ट्रीज। सो वो क्या करते थे, उनका एजुटेशन लेस एजुटेड टू देयर पुअर कंडीशन, और उनका वेजेस, उनकी जो सैलरी थी, वेजेस जो थे, वेजेस यानी तनख्वाह, जो उनको रिमनरेशन या वेजेस मिलता था वो लेस देन मेन से मिलेगा तो भी वो काम करने के लिए रेडी थे। लेकिन मेन को तो फिक्स एक रेट पे पैसा चाहिए था, उसके अलावा वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या होता कि जो वुमन और जो चिल्ड्रन थे उन दोनों को सबसे ज़्यादा किस में अपॉइंट किया गया था, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ यानी कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ होती थी, बिकॉज स्पिनिंग और वीविंग का इन्वेंशंस हुए थे, आयरन के इन्वेंशंस हुए थे, तो मशीनरी बनने लगी, तो स्पिनिंग और वीविंग की टेक्सटाइल बहुत हाई रेट पे काम करती थी। वो जो रॉ मटेरियल इंडिया से इंपोर्ट करते थे और वहाँ पर अपना प्रोडक्शन करते थे, तो उनका जो इंडस्ट्रीज़ थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, उसके अंदर वो किसको अपॉइंट करते थे, बच्चों को और वुमेन को। और जो कॉटन फैक्ट्रीज़ कहाँ पर थी, एक वर्ड आता, टर्म आती, लैंकशायर एंड द यॉर्कशायर। दो जगह हैं फेमस, लैंकशायर एंड द यॉर्कशायर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉटन फैक्ट्रीज में कहाँ थी, तो लैंकशायर एंड द यॉर्कशायर वर द टू फेमस सिटीज़ वेयर द इंडस्ट्रीज ऑफ कॉटन हैव बीन एस्टेब्लिश्ड। वहाँ पर कॉटन फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पर, लैंकाशायर और यॉर्कशायर के अंदर। ठीक है, देयर वर ऑल्सो इन सिल्क, और वो सिल्क फैक्ट्रीज़ में भी काम करते थे, एज वेल एज निटिंग, बुनाई के अंदर, और मेटल फैक्ट्रीज़ में भी वो काम करते थे, लेकिन इन द लेस नंबर देन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से कम नंबर पर भी वो किस में काम करते थे, मेटल इंडस्ट्रीज़ में। मेटल इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर थी, देवर इन बर्मिंघम। बर्मिंघम इज़ द फेमस प्लेस इन द लंदन, सॉरी इन द इंग्लैंड। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर एक फेमस प्लेस है जहाँ पर मेटल इंडस्ट्रीज़ काम करती, मेटल इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक है, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन का पार्ट हम देख रहे हैं कि वुमेन एंड चिल्ड्रन पहले कहाँ, दे वर वर्किंग इन द फार्म्स, फील्ड्स, स्पिनिंग एट होम, गैदरिंग, रियरिंग फायरवुड्स इकट्ठा करती थी, घर में काम करती थी, स्पिनिंग एंड वीविंग करती थी, एंड बच्चे जो अपने रिलेटिव्स और पेरेंट्स के साथ सीजनली फार्म्स में काम करते। बट व्हेन दे वर अपॉइंटिंग इन द इंडस्ट्रीज़ में अपॉइंटेड होने के बाद उनका लाइफस्टाइल कंडीशन चेंज हो गया। वो लोग जो मालिक थे किसके, इंडस्ट्रीज़ के, वो किसको अपॉइंट करते थे, वुमेन और बच्चों को। क्यों करते थे, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस को लेके कभी भी कोई आर्ग्यू नहीं करते थे और उनको कम तनख्वाह मिलती तो भी वो काम करते थे। दे वर गेटिंग लेस मनी देन, लेस वेजेस देन मैन, बट दे आर स्टिल वर्किंग, वो तो भी काम कर रहे थे। ठीक है, वो उनका सबसे ज़्यादा अपॉइंटेशन किस में होता था, लैंकशायर और यॉर्कशायर में, कॉटन इंडस्ट्रीज़ में, सिल्क में, निटिंग में, और मेटल इंडस्ट्रीज़ में भी होता था।
मेटल इंडस्ट्रीज़ कहाँ थी, बर्मिंघम के अंदर। अगला चलते हैं कि वाई चिल्ड्रंस अपॉइंटेड इन फैक्ट्रीज। अब बच्चों को हमने एक रीज़न तो समझ गया कि कम पैसा मिलेगा और वर्किंग कंडीशन पे एजुकेशन नहीं करेंगे। कुछ और रीजंस भी हैं जो उन्होंने दिए हैं कि वो लोग बच्चों को क्यों भर्ती करते थे, उसके कुछ फिक्स रीजंस हैं। चिल्ड्रन वर ऑफन अपॉइंटेड इन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। एक स्पिनिंग जेनी जो हमने पढ़ा है पीछे, एक टर्म आई स्पिनिंग जेनी, जिसका ऑर्कराइट ने बनाया था। ऑर्कराइट स्पिनिंग जेनी बनाया था, वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाया था क्योंकि बच्चों की जो छोटी उंगलियां थी उसके ऊपर अच्छे से वर्क कर सकती थी। तो उन्होंने स्पिनिंग जेनी एक मशीन बनाई थी स्पिनिंग करने के लिए, वो स्पेशली बच्चों के लिए बनाई थी। अब वो बच्चों को अपॉइंट करने के लिए कुछ फिक्स रीज़न देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। लेस मेकिंग एंड निटिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन द मेटल इंडस्ट्रीज ऑफ बर्मिंघम। Machinery like the cotton spinning jenny was designed to be used by child workers in their small build and nimble fingers. Children were often employed in textile factories because, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि बच्चों को क्यों भर्ती करते थे। Because they were small enough to move between tightly packed machinery. अब क्या बच्चे छोटे होंगे, they were small, और जो मशीनरी होती थी बहुत कंजेस्टेड एरिया के अंदर कंजेस्टेड रखी होती थी, यानी एक के दूसरे के बीच में स्पेस बहुत कम होता था। तो उन कम स्पेस के अंदर ट्रैवलिंग करने के लिए जो एडल्ट्स होते हैं वो ट्रैवलिंग करने के लिए उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा इनफ नहीं होता है, थोड़े मोटे होते हैं। बट जो बच्चे होते थे उनके लिए बीच में ईजिली ट्रेवल कर सकते थे। सो दे अपॉइंट द चिल्ड्रंस, दे वर स्मॉल इनफ टू मूव बिटवीन टाइटली पैक्ड एंड मशीनरी। द लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, वो ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते थे क्योंकि उनके अंदर एनर्जी अच्छा था। इंक्लूडिंग क्लीनिंग एंड द मशीन्स ऑन संडे, और संडे को बच्चे उन मशीन को क्लीन भी कर देते थे। ऐसा नहीं कि संडे को छुट्टी लेंगे या रेस्ट मांगेंगे, हॉलीडे नहीं। बच्चे क्या करते थे, स्मॉल इनफ टू ट्रैवलिंग बिटवीन द मशीन के बीच में स्पेस कम होने के बावजूद भी उनके बीच में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते थे। संडे को उनकी सफाई कर सकते थे। और क्या था, उनके पास वर्किंग आवर्स ज़्यादा थे, यानी वो ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते थे और कम तनख्वाह पर। अलाउड देम लिटिल फ्रेश एयर और एक्सरसाइज। चिल्ड्रन कॉट देयर हेयर इन मशीन्स और क्रश्ड देयर हैंड्स, while some died when they fell into machines as they dropped off sleep from exhaustion। अब क्या होता था कि कभी कभी बच्चे उन मशीन के बीच में से निकल रहे हैं तो उनके बाल उन मशीनों में फंस जाते थे, और मशीनों में फंस जाने के बाद क्या होता था, बाल फंस गए तो उनका पूरा का पूरा हेड अंदर गया, और पूरा का पूरा हेड हो जाने से पूरा का पूरा उनका बॉडी चॉप्ड हो जाता, बिल्कुल टुकड़ों में कट जाता है। एक तो बाल फंस जाते थे, दूसरा क्या बोलता है उन्होंने, हेयर इन मशीन्स और क्रश्ड देयर हैंड्स, और कभी कभी उनके हाथ फंस जाते थे। वाइल द क्लीनिंग, उनके हाथ क्या हो जाते, फंस जाते थे। वाइल सम डाइड व्हेन दे फेल इनटू मशीन एज दे ड्रॉप्ड ऑफ स्लीप फ्रॉम एग्जॉशन, और कभी कभी वो मशीनरी के अंदर गिर जाते थे। क्यों, कभी कभी तो एक उनके क्या हो गए, हेयर फंस गए, बाल फंस गए, दूसरा कभी उनके हाथ उलझ गए उसके बीच, और कभी कभी उनको नींद आ गई, यानी नींद के कारण जो हल्के से झोंके आते हैं तो उस नींद के झोंकों में क्या हो गए, वो मशीन के अंदर ही गिर गए। तो मशीन के अंदर गिर जाने से भी वो क्या हो जाते थे, कट जाते थे। तो हेयर, कभी बाल फंस गए, कभी हाथ उलझ गए, कभी उनको नींद आ गई तो अंदर गिर गए। फेल इनटू मशीन एज दे ड्रॉप्ड ऑफ टू स्लीप फ्रॉम एग्जॉशन, और कभी कभी थक जाते थे तो मशीन के अंदर गिर जाते थे, और मशीन में गिरने के बाद तो मौत। कोल माइंस वर ऑल्सो डेंजरस प्लेस टू वर्क, ये तो हो गई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात। अब उनको कोल माइंस में भी उनको कभी कभी अपॉइंट किया जाता था, तो कोल माइंस भी उनके लिए बहुत क्वाइट रिस्की थी। कोल माइंस उनके लिए क्यों रिस्की थी, roofs caved in or there could be an explosion and injuries were therefore common। अब इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तो समझ गए, कभी उनको साफ़ करने में, कभी उनके बीच को निकलने में उनके हेयर फंस गए, हैंड उलझ गए, कभी वो गिर गए। कभी कभी उनको कोल माइंस यानी अंदर डीपर कोल माइंस में भी उनको अपॉइंट किया जाता था। अपॉइंट करने के कारण क्या हुआ, कुछ उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आते थे। रूफ्स केव्ड इन, अंदर काम कर रहे हैं तो ऊपर से क्या होगी, छतें गिर जाती है। कभी कभी उनकी ऊपर से क्या होती, छतें गिर जाती थी। और कभी कभी क्या होता था, अंदर जब while they were working in the coal mines, कभी कभी एक्सप्लोजन हो जाते थे, और एक्सप्लोजन होने के कारण क्या होता था, वो उसके अंदर मर जाते थे। एक रीज़न, ऊपर से छत गिर गई, ऊपर से उनकी जो
केव्स गिर गई तो मर गए, माइंस गिर गई तो मर गए, और कभी कभी उनमें एक्सप्लोजन हो जाते तो मर जाते थे। एंड इंजरीज वर देयर फॉर कॉमन, और कभी कभी इंजरीज होते थे। द ओनर्स ऑफ कोल माइंस यूज द चिल्ड्रन टू रीच डीप कोल फेसेस, और दोज हु वर द अप्रोच पाथ वाज टू नेरो फॉर एडल्ट। और कभी कभी बच्चों को अपॉइंट इसलिए किया जाता था द ओनर्स ऑफ कोल माइंस, उनको क्या करते थे, कभी कभी जो नैरो पाथ्स होते थे उन कोल माइंस के अंदर, तो उनके अंदर भी पहुंचने के लिए बड़े तो नहीं पहुंच पाएंगे, तो उन छोटे बच्चों को उसके अंदर उतार देते थे कि आप लोग इससे जाके काम करो। अब 2 टर्म इसमें इन्होंने यूज़ किए, द ट्रेपर्स और द कोल बियरर्स। ट्रेपर्स और कोल बियरर्स ऐसे 2 टर्म हैं जो उनके लिए यूज़ की जाती है, जो थोड़े यंगर बच्चे होते, यंगर चिल्ड्रन जो थे उनके लिए यूज़ होती थी, ट्रेपर्स और कोल बियरर्स। ट्रेपर्स कौन होते थे कि ये गाड़ी आ रही, यहाँ से कोल का ट्रेवलिंग, कोल की जो गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही, तो उन्होंने क्या करा, गेट बने होते, जैसे हमने टेम्पल रन देखा है गेम, टेम्पल रन के अंदर भी वो जो कोल माइंस के अंदर चलते हैं, माइंस के अंदर जो छोटी छोटी गाड़ियाँ ट्रॉलियाँ चलती है उसके अंदर कोल आता था, तो उनके लिए उन्होंने स्टॉपेज बना रखे थे, उन गेट्स को खोलते थे कौन, वो चिल्ड्रंस, तो इसको उनको बोला ट्रेपर्स, उनको खोलने के लिए। और दूसरा क्या था, कोल बियरर्स, और कभी कभी वो कोल को क्या करते थे, नीचे से उठा के, यानी जहाँ से खुदाई हुई वहाँ से लेकर ठेठ बाहर तक लेके आते थे, कहाँ से, अपने कंधों पर। तो अब देखिए उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ। वेयर दे आर वर वर्किंग इन द फील्ड्स एज द कल्टिवेटर्स फार्मर्स, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द डीप कोल माइंस, डेंजरस इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं। तो उनका लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ, बच्चों को काम पे लगा रहे हैं, उनका वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह कम मिल रही है, रिस्की जगह लगा रहे हैं उनको, संडे को भी छुट्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सम सर्वे स्टेटेड दैट 15% ऑफ वर्कर्स वर वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब इतना अपॉइंटेशन था कि 50% जो वर्कर्स थे उनमें 50% वुमेन और चिल्ड्रंस थे। अब क्या होता है कि क्वेश्चन बनता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक फ़ायदा तो कर दिया कि वुमेन कैन गो आउट एंड वर्क अकॉर्डिंग देयर स्टीम, अपनी इच्छा के अनुसार वो काम कर सकती थी, उनको फ्रीडम मिला है, फाइनेंशियली इनको फ्रीडम मिला है। बट जो नई कंडीशन जो बनी थी वो बहुत ख़राब थी, बहुत सहन करनी, ह्यूमिलिटी वाज वेरी एंडर्ड, बहुत उनको सहन करना पड़ता था, बहुत अच्छी कंडीशंस नहीं थी। यट देवर गॉट द फाइनेंशियली फ्रीडम, और बाहर जाने के लिए उनको वर्किंग कंडीशन मिल गया, सेल्फ इस्टीम मिल गया, उनका एरिया बढ़ गया। बट साथ ही साथ उनको क्या हुआ, उनका जो कंडीशन जो नया क्रिएट हुआ बहुत ख़राब कंडीशंस था। अब क्या हुआ, जब ये सारे कंडीशन बन गए, इतना सारा चेंजेस हो गए, बच्चों के साथ इतने अत्याचार होने लगे, वर्कर्स का लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो गया, तो इन सारे कंडीशंस को सुधारने के लिए क्या होता है, प्रोटेस्ट मूवमेंट होते हैं। अब प्रोटेस्ट क्यों होते थे, कब होते थे, क्या होते थे, ये हमने पढ़ा है कि जब लोग लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, 3 टर्म्स हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 टर्म है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी हमको खुला छोड़िए, समानता दीजिए, और फ्रेटर्निटी यानी हमको साथ में रखिए, भाईचारा, कोई भेदभाव नहीं हो। तो इन तीनों की डिमांड के लिए हमेशा क्या होते हैं, प्रोटेस्ट मूवमेंट होते हैं। वाई प्रोटेस्ट हैपन इन द वर्ल्ड, लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ था, जिसने अपना वोट, अपना इक्वलिटी, फर्टिलिटी एंड लिबर्टी डिमांड करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना सिखाया है, जहाँ पर खूब सारे लोग इकट्ठा होके अपनी डिमांड्स कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। ऐसा ही कुछ होने लगा लंदन के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। इन इंग्लैंड देयर वर सेवरल प्रोटेस्ट्स फॉर हार्श वर्किंग इन फैक्ट्रीज गिवन देम राइट टू वोट। अब क्या होता है कि उनका जो वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब था, हार्श था, बिल्कुल अच्छा वर्किंग कंडीशन नहीं था इंडस्ट्रीज़ में, जो वर्कर्स थे, और उनको कोई वोट का राइट नहीं था, यानी वो वोट नहीं कर सकते थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर। तो इन दोनों कंडीशंस के लिए उन्होंने डिमांड किया और प्रोटेस्ट किया, और ये सारे प्रोटेस्ट आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, आपको वहीं से पढ़ने हैं। एक फेमस प्रोटेस्ट था जिसको बोला ल्यूडिज्म, ल्यूडिज्म क्या था, द मूवमेंट नोन एज ल्यूडिज्म लेड बाय द चेरिस्मेटिक जनरल ल्यूड, एक नेड ल्यूड था
जिसने 1811 से 1817 तक 7 साल तक उसने एक प्रोटेस्ट चलाया। exemplified another type of protest. Ludism was not merely a backward looking assault on machines. और जो लुडिज्म था वो केवल मशीनों को ख़त्म करने का नहीं चाहता, क्योंकि मशीन आया तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गया, क्योंकि मशीन फास्ट वर्क करती थी और जो वर्कर्स स्लो वर्क करते थे, तो उन्होंने वर्कर्स को निकाल के मशीन्स को भर दिया। तो उन्होंने मशीन को निकालने के लिए प्रोटेस्ट नहीं किया। इट्स पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड ए मिनिमम वेज। और जो लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं, उनके पास भी एक मिनिमम वेज, एक फिक्स तनख्वाह, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं, वो जाना चाहिए। कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन और चिल्ड्रन का जो लेबर है उसके ऊपर कंट्रोलिंग होना चाहिए कि कैसे उनका वर्किंग कंडीशन सुधारा जाए। वर्क फॉर दोज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। और उन लोगों के लिए काम भी ढूंढ के देना जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं। बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ मशीनरी एंड द राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दीज डिमांड्स। और उनको कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए राइट्स दिए जाएं, उनको वोट करने के लिए राइट्स दिए जाएं। टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट दीज डिमांड्स। एक और ऐसा, अब क्या हुआ, ऐसा एक सिमिलरली प्रोटेस्ट हो रहा था 1819 के अंदर। हमने पढ़ा है कि 1811 से 1817 तक लुडिज्म हुआ। एक आता है पीटरलू मैसेकर। पीटरलू मैसेकर का मीनिंग था कि एक पीटरलू जगह पे खूब सारे लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर जो गवर्नमेंट के जो आर्मी के लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर उन लोगों को, खूब सारे लोगों को मार दिया। जैसे हमने हमारे जलियांवाला बाग हुआ है इंडिया में, वैसे पीटरलू मैसेकर था। 1819 के अंदर 80,000 लोग, 18,000 पीपल्स वर गैदर्ड। कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? सेंट पीटर्स के पीटर्सबर्ग, जो सेंट पीटर्स जो है जगह इंग्लैंड के अंदर, प्रोटेस्ट करने के लिए सब इकट्ठा हुए थे। कितने? 80,000 पीपल्स, 80,000 लोग 1890 में गैदरिंग हुआ था उनका, टू क्लेम देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। और अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को उन्होंने क्लेम करने के लिए सब इकट्ठा हुए। लेकिन इन सारे लोगों को ब्रूचली डिप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया, उन्होंने दबा दिया इस पूरे मूवमेंट को। कैसे? मार काट करके, सब ब्रूचली बहुत मार दिया लोगों को, जान ले ली उनको, बुरी तरीके से जख्मी कर दिया सब कुछ। ये जो घटना थी इसको बोला है पीटरलूज मैसेकर, यानी 80,000 लोगों पर उन्होंने अटैक किया, तो पीटरलू यानी सेंट पीटरलू मैसेकर। और उनके बाद जो डिमांड थी उसको एक 6 एक्ट करके जो पार्लियामेंट ने एक रूलिंग निकाला था, उसके अंदर उनकी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया कि आपकी डिमांड्स कोई नहीं मानी जाएगी। अब क्या हुआ? अब ये सारा प्रोटेस्ट होने लगे, इतने सारे लॉ कुछ भी होने लगे, तो फिर धीरे धीरे सरकार को चेतना आई। और जब उनकी जो हाउस ऑफ कॉमन्स था वो बनाने का उन्होंने डिसीजन लिया कि जो नॉर्मल लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक हाउस बनना चाहिए, उसको बनाने के लिए उन्होंने काम किया। और फिर कुछ लॉज बनाए जिनके थ्रू रिफॉर्मेशन आया। उन लॉज को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बुक का, उसको भी कल नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। स्टे होम, स्टे सेफ। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो मुझे 2 बजे से पहले कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, घर पे रहना। कुछ भी समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज करो, कॉल करो, जो करना है आपको सूटेबल हो वो करके कर सकते हैं। आपको नोट्स आपकी कॉपी में बनाने, जो मैं वीडियोज़ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपके नोट्स हैं। Thank you so much. We'll meet in the next class.